भारत में पत्र मुद्रा। भारत में 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा निर्गत की। सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा में आई। 1947 के बाद 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट आए। 1996 में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। यानी कि सबसे पहले 1987 में महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट आए, उसके बाद 1996 से महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था, जो 1947 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये से अधिक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। इन नोटों पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। रुपए के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है। देवनागरी के र व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह इसको रुपए के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। शेष 4 मुद्राएं हैं अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूरो। आरबीआई द्वारा जारी रुपए 50 के मूल्य के नए नोट के पृष्ठभाग पर हम्पी का पत्थर से बना रथ का रूपांकन किया गया है। 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है, जबकि 2000 के नोट अभी जल्दी ही में बंद हो गए हैं। रुपए कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। इस कार्ड का शुभारंभ 23 मई 2011 को काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में किया गया, लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च 2012 को जारी किया गया। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में प्रतिभूति मुद्रण तथा एवं सिक्कों का उत्पादन। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिणी राज्यों के डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने एवं पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र।
नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है ये। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही के निर्माण भी करता है। शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक में, साल्वोनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी। टकसाल यानी कि मिंट्स सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परख करने एवं तमंगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले क्रमशः 1830 में, 1903 में और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों यानी कि मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। कॉल मनी मार्केट यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है, जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेना और देना होता है। कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा होती है, जो दूसरे बैंकों से अत्यंत ही अल्प समय 1 से 14 दिन के लिए उधार लेते हैं, जिससे सीआरआर संबंधी अपने पास रखी जाने वाली नगद शेष संबंधी अनिवार्यता के दायित्व को पूरा कर सके। जब उधारी 1 दिन की होती है तो उसे कॉल मनी कहते हैं, पर जब उधारी 1 दिन से अधिक होती है तो उसे कॉल नोटिस कहते हैं। कॉल मनी मार्केट में प्रचलित होने वाली ब्याज दर फंड की पूर्ति तथा फंड की मांग पर निर्भर करती है और सामान्यतः कॉल रेट ब्याज दर जिस पर सौदा होता है में बहुत ही उग्रता होती है। सामान्यतः कॉल रेट को रात भर की दर ओवरनाइट रेट के रूप में जाना जाता है, जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है। इसे यूएसए में फेडरल रेट कहते हैं। बैंक दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। 1 जुलाई 2011 को आरबीआई द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार उधार लेने और उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं। व्यापारिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर, दूसरा सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक को छोड़कर और तीसरा प्राथमिक डीलर। बैंकों से दिए जाने वाले ऋणों की बहुत अधिक मांग होती है या बैंक को अपनी सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल करनी होती है, तो वित्तीय संस्थाएं अपनी तात्कालिक तरलता की मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट में उधारी के लिए जाती हैं। दूसरी ओर एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई बैंक, डीएफएचआई एवं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अपने फंड कॉल मनी मार्केट में डालते हैं। डीएफएचआई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। एसटीसीआई सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना विशेष रूप से कॉल मार्केट की उग्रता, वोलैटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए की गई है। भारत में इस समय 2 कॉल दर है, अंतः बैंक कॉल दर, इंटर बैंक कॉल रेट तथा डीएफएचआई की उधारी दर। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। डीएफएचआई द्वारा निर्धारित दर सामान्यतः बैंक दर से ऊपर होती है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद तथा चेन्नई प्रमुख कॉल सेंटर हैं। सामान्यतः कॉल दर मुंबई में न्यूनतम तथा कोलकाता में उच्चतम होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में कमी लाती है एवं इसे स्थायित्व प्रदान करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 उपाय करता है।
वह DFHI तथा कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फंड उपलब्ध कराता है तथा रिपो नीलामी कराता है। ट्रेजरी बिल्स, यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है। इनकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में होती है। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गई। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स यह सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी, लेकिन 1997-98 की बजट में इसे बंद कर दिया गया। तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम क्रमशः नगद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स एवं कॉल मनी। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। यह प्रतिभूतियां हैं कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट्स बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। UTI अर्थात भारतीय यूनियन ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। अभित्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर ही की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इस अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन
और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किए जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेबी के प्रबंधन में एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए की थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI तथा IFCI द्वारा दी गई थी। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना के संस्तुति सन 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। सन 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस बाजार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI की राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय दक्षिणी मुंबई में वर्ली में है। यहाँ पे देख लेते हैं विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के सूचकांक, शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज। डो जोन्स न्यूयॉर्क का, निक्की टोक्यो का, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट का, होंग सेंग हांगकांग का, सीमेक्स स्ट्रेट्स सिंगापुर का है, सीमेक्स और स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुर का है, कोस्पी कोरिया का है, सेट थाईलैंड का है, तेन ताइवान का है, संघाई कॉम चीन का है, नास्डॉक USA का है, S&P कनाडा का है, वो वेस्पा ब्राज़ील का है, मिप्टिल इटली का है, IPC मैक्सिको का है, सियोल कंपोजिट सियोल का है, FTSE 100 लंदन का है। यहाँ के पॉइंट्स देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE यह दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEE इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ रुपए तक हो। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश FII हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की कुछ कंपनियां हैं: डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक, MTNL विदेश संचार लिमिटेड,
निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक BSE सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 ईस्वी है। BSE 200, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ईस्वी है। डोलेक्स BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ईस्वी है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, बैग। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल 1721 से 1742 ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है, द बजट ओपेंड। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्तीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया।
और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार द्वारा वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था। 25 फरवरी 1992 से भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है। पहला, विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। दूसरा, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान। तीसरा, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे आयकर का कर आधार आय है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक अर्थात तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात, इम्पैक्ट तथा करापात, इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। अप्रत्यक्ष कर, जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर को इस तरीके से देख सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर यानी स्टेट ड्यूटी, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, एसटीटी आदि। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर, पथ कर। अब अप्रत्यक्ष कर हैं केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर 1994-95 से, सेवा कर 1994-95 से। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री का। मूल्यवर्धित कर वीएटी सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। केंद्र को सर्वाधिक निवल यानी कि नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चयलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। चलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह
सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा। 0.25%, 5%, 12%, 80% और 28%। अपरिष्कृत रत्नों और रत्नों पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल यानी कि हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन 5 उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है। जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने इन विधेयकों को पारित किया। केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति विधेयक 2017 तथा केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी। इसलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं हैं प्राकृतिक मधु, दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं, अंडा। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ: सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं। पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख। छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं। यदि कर छूट की सीमा में हैं तो पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं। जीएसटी परिषद की संरचना देखते हैं। इसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त और कराधान मंत्री। गणपूर्ति कोरम होगी कुल सदस्यों का 50% यानी कि 50%। मान होगा राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3। निर्णय 75%, 75% बहुमत से। परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों यथा विधि, नियम, दर आदि पर निर्णय करेगी। संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम 3/4 वोटों से किया जाएगा। ऐसी बैठक में केंद्रीय सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का 1/3 होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 मान होगा। जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाएगी। जीएसटी परिषद का निर्णय: जीएसटी से छूट के लिए सीमा 20 लाख रुपए होगी, विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए। समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए है, जिसमें श्रेणियां दी हुई हैं और कर की दरें दी हुई हैं। व्यापारी 1%, निर्माता 2%, रेस्टोरेंट 5%। सरकार मौजूदा क्षेत्राधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। 4 कर दरें हैं: 5, 12, 18 और 28%। कुछ वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। कीमती धातुओं के लिए अलग दरें हैं। खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर सेस भी लागू। सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना।
1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे। जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे केंद्र सरकार के हैं, यहाँ पे राज्य सरकार के। केंद्र सरकार के हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन सामग्रियाँ, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुएं, और यहाँ पे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा उत्पाद, और यहाँ पे अतिरिक्त तट कर, विशेष अतिरिक्त तट कर, सेवा कर, केंद्रीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। और यहाँ पे राज्य में है राज्य वैट, लग्जरी कार, प्रवेश कर, मनोरंजन कर तब नहीं जब वह स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए, विज्ञापन पर कर और विक्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़े कर, राज्य स्तरीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन आएंगे। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य के कर प्रशासनों के बीच समान रूप से होगा। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर, 8 केंद्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 23 केंद्रीय और राज्य उपकर समाहित हैं।